आज का हमारा टॉपिक है कोरल रीफ, जिन्हें हम मूंगा की चट्टानें या प्रवाल भितिया भी कहते हैं। देखिए मित्रों, आपको ये जान लेना होगा कि जो कोरल होते हैं ये एनिमल्स होते हैं और ये सिलेंट्रेटा के सदस्य होते हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा के। तो आखिर कोरल रीफ कहाँ होती है, कैसे बनती है, क्या टाइप है, इसकी चर्चा आज की क्लास में होने वाली है। टी.डब्ल्यू. वॉगेन ने 1917 में कोरल भित्ति को इस तरह परिभाषित किया कि कोरल भित्ति चूने के पत्थर की एक छोटी पर्वतमाला या पहाड़ी होती है जिसकी ऊपरी सतह समुद्री सतह के नजदीक होती है एवं यह पर्वतमाला कॉलोनियल कोरल द्वारा स्रावित कैल्शियमी बाह्य कंकाल से बनी होती है। देखिए, एक निजी दृष्टिकोण है वॉगन का। उन्होंने बताया है कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी और ये बाह्य कंकाल की बनी चट्टानें ही कोरल रीफ होती हैं। आगे आप जानेंगे इसके बारे में और भी ज्यादा चीजें। कॉलोनीज ऑफ कोरल, कोरल की कॉलोनी जो प्रवाल भित्तियों का निर्माण करते हैं, छिछले व उष्णकटिबंधीय समुद्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं। तो यहाँ मोटी बात आपको ये याद रखनी है कि जो कोरल्स हैं वो कहाँ रहते हैं, वो उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल ओशंस में पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी वृद्धि के लिए अनुकूलतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कोरल रीफ मुख्यतः कितने टेम्परेचर के अंदर सर्वाइवल मैक्सिमम करती हैं, 20 से 22 डिग्री में। प्रवाल भित्तियों का निर्माण छिछले जल में ही होता है, अतः समुद्र में मूंगे की चट्टानें या प्रवाल भित्तियां अधिक से अधिक 50 मीटर की गहराई तक पाई जाती हैं। प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, अतः ये छायादार अंधेरे क्षेत्र में नहीं पाई जाती। प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इक्वेटर के दोनों तरफ हों। तो आपको ये याद रखना है कि जो कोरल रीफ होती है वो इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिकल जो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जो एरिया है उसमें ये पाई जाती है। प्रवाल भित्तियां मुख्य हो गई कैरेबियन समुद्र तथा इसके निकटवर्ती भाग जैसे फ्लोरिडा कीज, वेस्ट इंडीज के विभिन्न टापू, बहामास, बरमुडा आदि क्षेत्र में। तो ये सारे एरिया इक्वेटर के आसपास के हैं जहाँ कोरल्स हैं। इंडियन ओशियन के विभिन्न टापू जैसे मालदीव, लक्काद्वीप, कोकच, चागास टापू आदि, पैसिफिक ओशन के मलाया द्वीप समूह, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट, हवाई टापू तक के में कोरल्स पाई जाती हैं। कोरल रीफ के निर्माण में मुख्य रूप से एंथोजोआ के पथरीले कोरल, स्टोनी कोरल भाग लेते हैं। जैसा पिछली क्लास में आप जान गए थे कि एक्सोस्केलेटन कोरल्स के रूप में हाइड्रोजोआ भी सिक्रीट करता है, लेकिन बहुत कम। मुख्यतः यहाँ इसका सिक्रीशन कौन करते हैं? एंथोजोआ, क्लास एंथोजोआ के कोरल्स करते हैं। कोरल रीफ के में इनके अलावा कुछ अन्य प्राणियों में बाह्य कंकाल भी इनके निर्माण में सहायक होता है। अन्य प्राणियों जो प्रवाल भित्ति के निर्माण में सहायता करते हैं वे निम्न प्रकार की हैं: हाइड्रोकोरेलाइना मिलीपोरा, एल्सायोनियम ट्यूबिपोरा, हेलियोपोरा, गोर्निया, कोरेलाइना सेवाल, फोरामिनीफेरा शेल वगैरह वगैरह। तो हाइड्रोजोआ, क्लास हाइड्रोजोआ के एनिमल्स के बाहर जो उनका आवरण है कैल्शियम कार्बोनेट का, एक्सोस्केलेटन है, वही कोरल रीफ कहलाता है। आप पिछली क्लास में जान चुके हैं। अब है टाइप्स ऑफ कोरल रीफ। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ शॉर्ट नोट परीक्षाओं में आता है, आपको याद रखना है। फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटोला, इनमें क्या डिफरेंस है आप समझेंगे। 3 प्रकार की रीफ पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं जो कोरल के स्केलेटन की बनी है। झालरदार भित्तियां या फ्रिंजिंग रीफ, ये वे प्रवाल भित्तियां हैं जो छिछले पानी में पाई जाती हैं। ये किसी महाद्वीप ज्वालामुखी के चारों तरफ कुछ मीटर से लेकर 1/4 किलोमीटर तक फैली रह सकती हैं। क्योंकि ये किनारे के एकदम नजदीक फ्रिंज की तरह पाई जाती हैं, अतः इन्हें तटीय भित्तियां, शोर रीफ या झालरदार भित्तियां, फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं। तो आप ये समझिए कि ये जो
तट के आसपास जैसे झालर होती है ना, ऊपर लंबी छोटी लंबी छोटी, उस तरह की स्ट्रक्चर बना करके ये किनारे किनारे पाई जाती हैं, तो इन्हें फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं। इनके तथा महाद्वीप या ज्वालामुखी के बीच जलमार्ग नहीं पाया जाता। ये बिल्कुल सरलतम प्रकार की होती है, तो इनमें कोई पास नहीं होता। तो देखिए ये फ्रिंजिंग रीफ है, जिसमें आप देख सकते हैं ये फ्रिंजिंग रीफ का एरिया है, ये लेगून ओशन, ये बैरियर रीफ को एक्सप्लेन किया गया है, और इसके बाद ये एटोला को एक्सप्लेन किया गया। आगे आप जानेंगे डायग्राम क्या कहना चाहता है। बैरियर रीफ, यह झालरदार भित्तियों की तरह किसी महाद्वीप ज्वालामुखी के चारों तरफ पाई जाती है। तो सिमिलरिटी है फ्रिंजिंग की बैरियर के साथ कि वो कोई कॉन्टिनेंट जैसे सतह है या कोई ज्वालामुखी वोल्केनो उसके चारों तरफ होगी, परंतु इनमें तथा किनारे के बीच बहुत अधिक दूरी होती है। देखो, जहाँ फ्रिंजिंग रीफ जो होती है उसी के पास ही कोस्टल एरिया होता है, लेकिन जो बैरियर रीफ होती है उसमें इनके बीच में गैप होता है। किसके बीच में? जो जो अर्थ की सरफेस है या लैंड एरिया है, उससे और रीफ के बीच में एक स्पेस पाई जाती है। इस स्पेस को लैगून कहते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ ये एक स्पष्ट लैगून आपको नजर आ रहा है जो फ्रिंजिंग रीफ में न के बराबर है, लेकिन यहाँ लैगून लैगून वो एरिया है जहाँ जो रीफ है, कोरल रीफ है, वो मेनलैंड से गैप होगा और उसमें वाटर भरा होगा, वो एरिया लैगून कहलाएगा। यह 20 से 100 मीटर गहरे हो सकते हैं तथा मुख्य भूमि व परवाल भित्ति के बीच की दूरी 15 से 250 किलोमीटर तक हो सकती है। तो जो लेगून की साइज है वो होगी 15 से 250 किलोमीटर तक और डेप्थ 100 मीटर तक हो सकती है। इस क्षेत्र में आसानी से जलयान चल सकते हैं। इस तरह की दुनिया की सबसे बड़ी परवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। इसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। यह 2000 किलोमीटर लंबी है। तो यहाँ दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। अगली पॉइंट है, ये किस प्रकार की रीफ है? ये बैरियर प्रकार की रीफ है, एटोला। तीसरे प्रकार का, यह घोड़े के नाल के आकार की हॉर्स शूज शेप या वर्ताकार होती है। इसके बीच में वाटर लैगून पाया जाता है जो सैकड़ों मीटर से 70 से 90 किलोमीटर व्यास तथा 20 से 90 मीटर गहरा हो सकता है। इसके चारों तरफ पूर्णतया बंद नहीं होता है, बल्कि कहीं कहीं पर जलमार्ग भी पाया जाता है। इन्हें कोरल आइलैंड या लेगून आइलैंड कहते हैं। तो देखो इसमें ये कहता है कि कोई भी जो वाटर बॉडी होती है ना, वो तो कॉन्टिनेंट या फिर वॉल्केनो के पास थी, लेकिन ये हॉट शूज शेप की कहीं भी हो सकती है और इसके बीचों बीच लेगून होगा, और अगर कोई उसमें आइलैंड भी होगा ना तो वो लेगून आइलैंड कहलाएगा। आप इस डायग्राम में देखें, इसमें कहीं भी अर्थ सरफेस नहीं है बल्कि ये लेगून है, और बीच बीच में अगर लैंड सरफेस है तो वो इनके लेगून आइलैंड्स होंगे। तो इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जो फ्रिंजिंग है वो सरफेस के एकदम पास होगी और फ्रिंज के रूप में ये सरफेस निकली रहेगी, लेगून नह के बराबर होगा। वहीं बैरियर रीफ के अंदर सरफेस, ये रही सरफेस, और सरफेस और जो मैं जो कोरल रीफ है उसके बीच में थोड़ा गैप होता है और वो गैप में वाटर पाया जाता है, लेगून कहलाता है। टोला जो होता है उसमें वो कोई कॉन्टिनेंट या वोल्केनो के पास नहीं होता, बल्कि वो सी शेप का, हॉर्स शू शेप का होगा और बीच में वाटर होगा, और वाटर में अगर कोई आइलैंड होंगे तो वो लेगून आइलैंड कहलाएंगे। ये इनमें डिफरेंस है जो आपको समझ के चलना है। कुछ एटोला द्वीपों पर मनुष्य भी रहता है, किंतु भूकंप का खतरा रहने के कारण वहां पर कुछ विशेष प्रकार के टॉर्टोइज, जाइंट टॉर्टोइज भी पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में न्यूक्लियर विस्फोट के लिए यूज किया जाता है। अब है ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ। आखिर पर ओरिजिन कैसे होता है? कोरल रीफ की उत्पत्ति को समझने के लिए समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरीज दी हैं। जैसे पहली थ्योरी है वोल्केनिक माउथ थ्योरी। यह सिद्धांत
स्टकबरी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके अनुसार ज्वालामुखी पर्वत के मुख से लेगून का निर्माण हुआ। मुख के चारों ओर उपस्थित उभारों परवाल भित्तियों का निर्माण हुआ। प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली एटोला इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। ये हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस का है। डार्विन व डाना का अवलोकन सिद्धांत है। 1831 में डार्विन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका समर्थन डाना व डेविस ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार पहले द्वीप के चारों तरफ झालरदार भित्तियों का निर्माण होता है। धीरे धीरे द्वीप पानी में डूब जाता है। वह परवाल भित्तियां ऊपर की ओर उठकर वृद्धि करने लगती है और अंततः एटोल का निर्माण हो जाता है। सेम्पर मरे का सिद्धांत। इस मत के अनुसार समुद्र के तट में अनेक मृत जीव जंतु जैसे मोलस्का, प्रोटोजोआ के कंकाल एकत्रित होकर एक टीले के समान संरचना का निर्माण करते हैं और इस टीले के चारों ओर परवाल भित्तियों का निर्माण प्रारंभ होने लगता है। डेली का ग्लेशियर नियमन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन डेली द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार ग्लेशियल काल में ग्लेशियर्स निर्माण के दौरान समुद्री जल के हिमखंडों में परिवर्तित होने से समुद्र जल स्तर कम हो गया। जल स्तर नीचे जाने के कारण अनेक चपटे मंचों का निर्माण हो गया। इसके पश्चात अंतर ग्लेशियर काल में जब तापमान में वृद्धि होने लगी तो ग्लेशियर पिघलने लगे, जिससे समुद्र में जल स्तर पुनः बढ़ने लगा। तापमान में वृद्धि के कारण ताप परवाल भित्तियों का निर्माण के अनुकूल हो गई और चपटे मंचों में परवाल भित्तियों का निर्माण प्रारंभ हो गया। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। कोरल रीफ पेट्रोलियम पदार्थों की खोज के लिए बायो इंडिकेटर का कार्य करती हैं, क्योंकि इनके आसपास पेट्रोल के भंडार होते हैं। परवालों का प्रयोग सीमेंट, चूना निर्माण में भी किया जाता है। कुछ परवाल लाल मूंगा, ऑर्गन पाइप कोरल औषधि निर्माण में यूजफुल हैं। रेड कोरल का उपयोग आभूषण निर्माण में और परवाल भित्ति अनेक जंतुओं के लिए हैबिटाट उपलब्ध करवाती है। तो ये इनकी कोरल रीफ का इम्पोर्टेंस है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। बड़ा सिंपल है, आपको इसको रिमेंबर रखना है।